कि कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो वैयक्तिक होती हैं, जो टीचर के पास होती हैं, वो सूचना उसमें न आई थी कभी, न है न होगी। जलवायु जहाँ हम रहते हैं, तो हवा, पानी, मिट्टी और उसके साथ जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, ये सभी मिल करके एक संरचना बनाते हैं। विकास की दौड़, जितना ही विकास की अंधी दौड़ हम दौड़ रहे हैं, तो हम प्राकृतिक साधनों का, संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये स्थितियाँ हैं, वहाँ वहाँ पर पोल्यूशन है, वहाँ वहाँ पर प्रदूषण है, वहाँ ग्लोबल वार्मिंग है, जनसंख्या का जो विस्तार है हमारे यहाँ ज़्यादा है। और कम से कम जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ मैं गया हूँ, वहाँ जनसंख्या कम है, पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन है वो कम है, डेंसिटी पॉपुलेशन की कम है। हमारा जो है एक नागरिक धर्म है कि हम चीज़ों की चिंता करें, हम पोल्यूशन की चिंता करें, हम पृथ्वी की चिंता करें, अपने आसपास देखें। कार्बन तटस्थता को एक अंग्रेजी शब्द कार्बन न्यूट्रलिटी हम कह सकते हैं। तटस्थ होना, तटस्थ होने का मतलब ये है कि हम न किसी चीज को घटा रहे हैं, न बढ़ा रहे हैं, यथा स्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ है रिटायर्ड प्रिंसिपल जगदीश मिश्र जी। तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका हमारे स्टूडियो में, और साथ ही जानना चाहूंगी आपके शुरुआती दिनों के बारे में। परिवार में कैसा माहौल रहा, इस क्षेत्र की तरफ कैसे आना हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा जी। पहले तो मैं धन्यवाद दे दूं आपके इस चैनल को और आपको कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे कुछ कहने का मौका दिया। एक्चुअली मैं यहीं गोरखपुर के पड़ोस में कुशीनगर ज़िले का हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई गोरखपुर से हुई है, यूनिवर्सिटी से। MSc PhD यहीं से मैंने किया और बाद में मैं MD पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रतापगढ़ में लेक्चर अपॉइंट हुआ और फिर एसोसिएट प्रोफेसर, और बाद में मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल रिटायर हुआ। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। इसलिए बहुत जानना चाहूंगी कि जैसे आपने एक लंबा समय अध्यापन में बिताया है, तो तब जैसा आपने कहा कि पहले और अभी के बहुत अंतर है, तो ये खाई आई क्यों? ये जो बिल्कुल परिवर्तन हुआ, जो बिल्कुल चीजें उलट गई, ऐसा क्यों हुआ? पहले देखिए, सारा दारो मदार ये अध्यापक पर होता था, स्कूलों पर होता था। अध्यापक बहुत मेहनत करते थे और वो ये समझते थे कि मेरा धर्म है, मेरा कार्य है कि मैं स्टूडेंट को पढ़ाऊं। तो स्टूडेंट जाता था क्योंकि गार्जियन से उसको कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन आज भी गार्जियन से उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो सूचना का विस्फोट हुआ है और जो हमारे हाथों में गैजेट आ गया है, जिसमें आप मोबाइल सिंपल, ये खजाना है तमाम तरह की इंफॉर्मेशन के लिए। और अब तो AI की बातें होने लगी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना करता था, अब तो देख रहा हूँ, मैं भी कहीं कहीं यूज करता हूँ। तो बच्चा हमसे एप्ट है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चा जो है, किसी से भी, जो आज का बच्चा है वो आगे का है, ये मानना चाहिए कि वो आगे की जनरेशन है। तो हमको उसके साथ कॉम्बैट करने के लिए इंफॉर्मेशंस भी उसके पास आ रही हैं, सोशल मीडिया है, तमाम तरह के ऐसे साधन हैं जिससे वो सूचनाएं आ रही हैं। वो सूचनाएं जो किताबों से हम पढ़ा करते थे, अब उनके पास आ गया, मोबाइल से आ गया, कंप्यूटर से आ गया। तो अब वो जब खुद मुख्तारी पर आ गया, खुद से सीख सकता है, तो आपके पास सीखने आने के लिए कोई जरूरत उसकी नहीं रह गई। तो खाई क्या कहिए, वो सूचनाएं जो आप देते थे वो भी समझता था कि ये सूचना हमको स्कूल में ही मिलेगी, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मिलेगी, वहीं मिल जा रही है, तो वो क्यों आएगा? अब वो उसमें एक भूख है, एक हंगर है कि जो सूचनाएं हमको मिल रही है, इससे ज्यादा आगे क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए। उसमें बहुत हंगर है, भूख है। हम उसको पहचाने, हमारा धर्म है, क्योंकि हम तो उसके पीछे के हैं। तो हम ये जाने कि अब वो कौन सी चीज ऐसी रह गई है जो मैं ही बता सकता हूँ, ये हमारा काम है। तो हमको ऐसे करना चाहिए, वो खाई पटेगी, स्टूडेंट हमारे पास आएगा, ये मैं मानता हूँ। तो ये तो बात हो गई कि जो आपने कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि जो सम्मान वाली बात आपने कही, जो विश्वास वाली बात आपने कही, अब के छात्र को अपने शिक्षक पर वो विश्वास क्यों नहीं है, वो सम्मान क्यों नहीं है? सीधी बात ये है कि जुड़ाव
एक कनेक्टिविटी होती है, जुड़ाव होता है पर्सन टू पर्सन। बच्चे का माँ के साथ जुड़ाव होता है, अपने पिता के साथ होता है, और स्टूडेंट का उसके टीचर्स के साथ जुड़ाव होता है। इसलिए गिव एंड टेक, सारी दुनिया इसी पर चलती है। आपसे हमको कुछ मिलता है तो हम आपसे जुड़ते हैं। आप प्यार देते हो तो बच्चा आपके पास आता है। अगर उसको आप प्यार न दें, आप उसको डांटना फटकारना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपसे दूर होता जाएगा। तो टीचर्स के पास ही वो सारी चीजें हैं जो हमारे गार्जियन के पास नहीं है, हमारे घर में नहीं है। स्कूल है, टीचर्स हैं, वहीं हमको ये मिलेगा। इसलिए बच्चा जाके वहाँ जुड़ा रहता था, तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपने स्कूल जाता था और टीचर से जुड़ा रहता था। अब तमाम संसाधन जब उसके पास है, खास करके सूचनाएं जो उसको स्कूल से मिलती थी, अब उसके पास, उसके हाथ में है, उसकी जेब में है, तो वो जाहिर है कि वहां से उसको कुछ मिलना नहीं है, तो नहीं जाता है। क्यों? वही चीजें वो बताएंगे जो उसकी जेब में पड़ा हुआ है, तो वहां देख लेगा वो। तो ये पहले वो ज्ञान उन्हें अपने शिक्षक से मिलता था, वो समझता था, थे। वो समझता था कि ये ज्ञान की थापी यही है, शिक्षक के पास है, स्कूल में है। अब वो समझता है कि जो ज्ञान शिक्षक हमको दे रहा है वो तो हमारे जेब में है, मोबाइल में है, गूगल पर है, AI है, यहाँ से तमाम ये ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो नहीं जा रहा है, उसका जुड़ाव हो गया है। इसीलिए वो सम्मानित, देखिए माँ को माँ कहना, माँ के पास बच्चा जब पैदा हुआ तब से रहता है वो, तो सिखाया जाता है कि माँ है। और माँ का जो वार्मथ है, जो गर्मी है, जो रिश्ते का है, तो वो माँ कहने लगता है, उसको ज्यादा प्यार से उसके पास बैठता है, उसकी बातें सुनता है। तो जुड़ाव जो खत्म हुआ, जब इंफॉर्मेशन हम वही दे रहे हैं पुरानी बासी, जो उसको पहले से मिली हुई है, तो आता नहीं शिक्षक के पास, तो वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान भी धीरे धीरे कम होता चला गया और बहुत कम हो गया। इसके साथ में एक चीज और पूछते चलती हूँ, मोबाइल, ये ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू हुई, मोबाइल के थ्रू जो पढ़ाई का कनेक्शन हुआ, इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, मोबाइल से पढ़ना अनुचित तो नहीं है, क्योंकि मोबाइल पर जो सूचनाएं हैं वो बिल्कुल कैटेगोरिकल वहाँ पर दी गई हैं, और हमेशा जो भी सूचना साइंटिफिक ढंग से एक तरीके से दी जाती है, अच्छी भी लगती है और आप उससे सीखते भी हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया आपको कि कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो वैयक्तिक होती हैं, जो टीचर के पास होती हैं। वो सूचना उसमें न आई थी कभी, न है, न होगी। ये टीचर से ही मिलेगा, जिसकी समझ उसको इसलिए नहीं है कि वो टीचर से जुड़ा हुआ नहीं। जब वो जुड़ेगा तो उसको वो बातें याद आएंगी। तमाम हमको दृष्टांत याद है कि हमारे टीचर ने कब क्या कहा था और उसका क्या प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, मैंने कैसे उससे सीखा। जो वो किताब की बात नहीं होती थी, किताब से इतर बातें होती थी, लेकिन हम सीखते थे, हम समझते थे और उस तरह से व्यवहार करते थे, जीवन में उतारने की कोशिश करते थे। तो मोबाइल से पढ़ना बुरा तो नहीं, लेकिन वह चीज जो टीचर बताएगा मोबाइल में नहीं है। इसलिए टीचर का अंतर समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की। ये जलवायु परिवर्तन है क्या और क्या कारण है इसके? जलवायु, जहाँ हम रहते हैं तो हवा, पानी, मिट्टी और उसके साथ जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, ये सभी मिल करके एक संरचना बनाते हैं, और वही संरचना हमारे लिए जलवायु का काम करती है, हमारा परिवेश बनाती है। तो ये हमारे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हम इनसे अलग नहीं हो सकते। एक आपने सुना होगा कि हमारा शरीर ही क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रजित शरीरा, इस तरह की बात कही जाती है। तो वेदों में, शास्त्रों में तमाम बात दोहराया गया है, हम भी इसको कहते रहते हैं, रिपीट करते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है कि ये हवा, पानी, मिट्टी, यही सब जो है हमको वो खुराक देते हैं जिससे हम जिंदा हैं। तो ये सभी मिलकर के जलवायु का एक ताना बाना
बनाते हैं, हमारा परिवेश बनाते हैं। तो ये जलवायु, जल है और वायु है, सिंपल जब इसका हिंदीकरण किया गया। परिवेश, वैसे तो ये पूरा परिवेश है जिसमें जल और वायु ही नहीं है, केवल तमाम सारी चीजें हैं। इसको हम जैव वैज्ञानिक तरह से बता सकते हैं, रासायनिक तरह से बता सकते हैं, लेकिन जलवायु एक साधारण सा शब्द है जिससे हमारे समझ में आ जाता है कि बाकी चीजें इसमें सन्निहित हैं। ये जलवायु जो है, जिसमें एक है जैविक संसार, एक अजैविक संसार। जैविक संसार में पेड़ पौधे, वनस्पतियां और बाकी सारे जंतु जो आते हैं, जिसमें आदमी भी है। इन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, बहुत ही नाजुक संतुलन। थोड़ा सा हट रहा हूं मैं आपके विषय से, तभी समझ में आएगी बात। और कहा यह जाता है कि वो इतना नाजुक है कि उसमें किसी भी और चीज के जाने की गुंजाइश है ही नहीं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर आपने कभी यूज किया होगा सिलाई मशीन, अगर आपने कभी यूज किया है तो उसमें एक बॉबिन होता है जी, जिसमें हम धागे को भरते हैं। हाँ, और उसमें उस बॉबिन को हम बॉबिन केस में इंसर्ट कर देते हैं। तो बॉबिन केस और बॉबिन के बीच में बहुत ही कम जगह होती है। अगर आपने मशीन चलाया होगा तो आपका ध्यान आएगा। बॉबिन को बॉबिन केस में जब हम इंसर्ट करते हैं तो दोनों के बीच में बहुत ही कम जगह होती है। नाप के रूप में हम बताएं तो उसकी वो जगह जो होती है हाफ पोस्ट कार्ड के मोटाई के बराबर। पोस्ट कार्ड जो हम लोग चिट्ठी लिखते थे, पोस्ट कार्ड मिलता था, तो उसकी मोटाई अगर आपको समझ में आए तो उसका हाफ, जिसको हम नाप के बताएं तो वो है 0.406 मिलीमीटर। इतनी ही जगह है बॉबिन केस और बॉबिन के बीच में। अब उसमें अगर कोई चीज फंस जाए, जैसे गंदगी जाके धूल वगैरह जम जाती है, तो धागा फंस जाता है उसमें और मशीन भारी हो जाती है, और एक समय आता है जब मशीन रुक जाती है। तो एग्जैक्टली वही बात हमारे जो संतुलन है, वातावरणीय संतुलन जो है, वो इतना नाजुक बैलेंस पर है कि उसमें धागा भी चला जाए तो वो प्रदूषण पैदा करता है, पोल्यूट हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता। वही बात यहाँ पर लागू होती है बॉबिन और बॉबिन केस की। ये कारण रहे जलवायु परिवर्तन के। सर, तो ये जो भी कारण आपने बताया जलवायु परिवर्तन के, सभी को पता है कि ये नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारी धरती को। इस पर कोई कारगर तरीके से रोक क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, पॉपुलेशन बढ़ेगा, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, जिस पर रोक लगाने के लिए तमाम योजनाएं चलती हैं, लेकिन तब भी आप इतना रोक नहीं लगा सकते। संसाधन क्योंकि सभी को चाहिए। संसाधन सभी को चाहिए, तो उन संसाधनों का दोहन करने की वजह से हमने तमाम चीजें प्रकृति में ऐसी डाल दी जो उसका हिस्सा नहीं थी प्राकृतिक रूप से। तो ये मानवीय कृत्य हैं जिससे हमने वातावरण को प्रदूषित किया, और प्रदूषित किया तो जाहिर है उसका परिणाम जो है उसके परिवर्तन में आएगा, जिसके भुक्तभोगी हम हो रहे हैं। वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, असम में बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, सर्दी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है, गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको वातावरण और हमारे परिवेश का प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई देता है। तो ये सबसे ज्यादा इसका असर भारत की जलवायु पर ही पड़ रहा है या पूरे विश्व पर ये दुष्प्रभाव डाल रही है? विकास की दौड़ में जितना ही विकास की अंधी दौड़ हम दौड़ रहे हैं, तो हम प्राकृतिक साधनों का, संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये स्थितियां हैं, वहाँ पर पोल्यूशन है, वहाँ पर प्रदूषण है, वहाँ ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन विकास के दौर से आप पीछे भी नहीं रह सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल भारत में ही ऐसा है। हाँ, ये जरूर है
कि विश्व स्तर पर वहाँ पॉलिटिक्स आ जाती है, वहाँ डिप्लोमेसी आती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जो मजबूत है वो आपको डांट लेता है और आप नहीं बोल पाते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि और भी जो विकसित देश हैं हमसे ज़्यादा प्रदूषित नहीं है, वहाँ उसके प्रभाव नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन ये राजनीतिक बातें हैं और सामाजिक बातें हैं कि हम अपने समाज की बातें बाहर नहीं जाहिर करते और आपके ऊपर उंगली उठाते हैं कि आपने ऐसा कर दिया। तो ऐसा देखने में लग सकता है कि हम ज़्यादा प्रभाव में हैं और बाकी देश नहीं, ऐसा कतई नहीं। जहाँ भी विकास के कार्यक्रम चलेंगे, संसाधनों का दोहन होगा, वहाँ प्रदूषण होगा, वहाँ पर जलवायु परिवर्तन होगा, वहाँ ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा बनेगा वो देश। कार्बन एमिशन कितना ज्यादा, और हर जगह जब भी हम मोटर व्हीकल चलाएंगे, हम ऑर्गेनिक ईंधन का इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर है कि कार्बन उत्सर्जन हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो हम कैसे ये मान सकते चलें कि भारत पर ही इसका ज्यादा प्रभाव है, बाकी जगहों पर नहीं, हर जगह होगा। अनुपातिक ढंग से कम ज्यादा हो सकता है। जैसे अभी आपने कहा कि पूरे विश्व पे इसका असर पड़ रहा है, पॉल्यूशन हमारे यहाँ भी है, पॉल्यूशन विदेशों में भी होगा, पर ये आपने भी कई बार आजमाया होगा, जैसे कि आप विदेश दौरे पर भी जाते रहते हैं, उन देशों को मैं देखती हूँ वो बहुत साफ सुथरे, सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक उनका, हमारे देश में उसकी मैं कमी पाती हूँ। तो अगर दोहन हम भी कर रहे हैं, दोहन वो भी कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था का अंतर कैसे है? हाँ, व्यवस्था का अंतर ये है, मुझे जो समझ में आता है कि जनसंख्या का जो विस्तार है हमारे यहाँ ज्यादा है, और कम से कम जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ मैं गया हूँ, वहाँ जनसंख्या कम है पर स्क्वायर किलोमीटर। जो पॉपुलेशन है वो कम है, डेंसिटी पॉपुलेशन की कम है, और कुछ तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून इनको सख्ती से पालन करवाया जाता है। हमारे यहाँ ये बात नहीं बन पा रही है, और मैं इसमें दोष किसका दूं किसका ना दूं मेरी समझ में खुद भी नहीं आता, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट हूँ। और तो उन नियमों का, उन तरीकों का पालन आप करने लगे। चाइना भी है हमारे पड़ोस में, उसका वही पॉपुलेशन काफी ज्यादा था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपना नियंत्रित किया। अब पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से हमारी पॉपुलेशन और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है हमारी, बढ़ती जा रही है। तो नियम, कायदे, कानून, ये जो चीज है, इनका हम सख्ती से पालन खुद से, ये सरकारें इसमें दोषी नहीं हो सकती। ये हमारा जो है एक नागरिक धर्म है कि हम चीजों की चिंता करें, हम पोल्यूशन की चिंता करें, हम पृथ्वी की चिंता करें, अपने आसपास देखें, और कुछ सख्त नियम अपने आप से बना करके उनका पालन करें। इसी से जुड़ी एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि शिक्षित यहाँ भी है, शिक्षित वहाँ भी है। फिर उस शिक्षा का इतना उपयोग वो कर रहे हैं, हम ये जो मैंने कही व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ये शिक्षा से ही आती है, कुछ संस्कार से भी आती है, पर मुझे लगता है शिक्षा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये कमी कहाँ से, मतलब ये कमी की वो शिक्षित होकर अनुशासित है, हम शिक्षित होकर भी अनुशासित क्यों नहीं होते हैं? बिल्कुल, हमारे में अनुशासन की कमी आई है, और एक मैं इसके पीछे कारण ये मानता हूँ कि हमारे समाज में हमेशा से शिक्षा तो दी गई, लेकिन उसका आचरण करना, उसी हिसाब से चलना, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन उसके आचरण किस तरह के हैं, यही बात मुझे बार बार अंदर तक झक छोड़ती है कि हमारा देश शिक्षा में भी सबसे आगे रहा, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा, संस्कार में भी सबसे आगे, ज्ञान में भी सबसे आगे, धर्म गुरु कहलाता है। तो फिर यहाँ पर अनुशासन की इतनी कमी, ये मतलब बहुत एक मुझे कंट्रोवर्शियल चीजें लगती हैं। ये कंट्रोवर्शियल बस तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या चाहूंगी आपसे। वो केवल इसलिए कि हमने शिक्षा पर ध्यान दिया, और अब ये देखिए, मैंने बताया कि हर परिवार एक इकाई है, यूनिट है। तो हमने कहीं परहेज किया, जिम्मेदारी स्कूल पर छोड़ दी, किताबों पर छोड़ दी, और मैंने वो बात अपने घर में प्रसारित नहीं की कि किस नियम का पालन हमको कहाँ करना चाहिए, खुद से भी नहीं किया।
ये कमी ऐसी थी जो मैसेज ट्रांसमिट नहीं हुआ, वो संचरित नहीं हुआ। हम चाहते तो हैं, लेकिन अपने बच्चे को, अपने परिवार में उन बातों को लागू करना और करवाना, ये हमने नहीं किया। और धीरे धीरे हम ज्यादातर दूसरों को हम कैसे रोक सकेंगे जब खुद में हम नियंत्रित नहीं हैं, तो दूसरों पर नियंत्रण कैसे कर सकेंगे। तो ये कमी मुझे लगता है कि आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासित नहीं होना, इसका कारण है कि हम समाज में भी इसको फैलने देख लेते हैं, लेकिन हम उसको रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि हम आत्मनियंत्रित, आत्मानुशासित भी नहीं है। और मैं जानना चाहूंगी कि कार्बन तटस्थता क्या है ये, और इसकी अवधारणा को आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? देखिए, कार्बन तटस्थता को एक अंग्रेजी शब्द कार्बन न्यूट्रलिटी हम कह सकते हैं। तटस्थ होने का मतलब ये है कि हम न किसी चीज को घटा रहे हैं न बढ़ा रहे हैं, यथा स्थिति हम बनाए हुए हैं, ये तटस्थता है। तो कार्बन के रेफरेंस में या संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हमारे दर्शक भी तटस्थता शब्द को जानते हैं कि हम तटस्थ हैं। ये गांव में, घरों में ये बात है, भाई आप लोग दो आदमी आपस में बहस कर रहे हो, मैं कुछ नहीं बोलूँ, मैं तटस्थ हूँ, यथा स्थिति, मैं न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रलिटी ही है ये। तो जितना कार्बन एमिशन ही सबसे बड़ी पीड़ा है हमारी, कि वो जहर घुलता चला जा रहा है, और वो पोल्यूशन भी, बॉबिन केस की बात है, उसमें घुसता जा रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सारी चीजें। तो कार्बन एमिशन जो हो रहा है, उसको हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जो एमिशन, वो तो करेंगे, हम विकास के क्रम में हैं, विकास जब करेंगे देश का, तो कार्बन एमिशन भी होगा, अब तक भी होता चला जा रहा है, हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो जितना कार्बन हम उत्सर्जित करें, उस कार्बन का अवशोषण कराने की क्षमता हमारे में हो, करने की क्षमता हो, जो है पेड़ पौधे और वनस्पतियां। आखिरी क्वेश्चन एक पूछना चाहूंगी आपसे कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? हाँ, देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस पृथ्वी के दो भाग आप कर लीजिए, एक जैव भाग, एक अजैव भाग, यानी एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। तो जो लिविंग यानी जीवित भाग है, और अजैव भाग तो उससे वो जुड़ा हुआ है। जैसे अजैव भाग, जिसको नॉन लिविंग कहते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है। तो इसका प्रयोग करते हैं, तो हम जो जैव भाग है हमारा ऑर्गेनिक वाला, तो ये एक इकोसिस्टम बनता है पूरा। और इकोसिस्टम ऑपरेशनल इसलिए होता है कि ऊर्जा एक जगह से चल के और क्रमशः स्टेप बाय स्टेप हर जगह पहुंचती है, और बाद में जाके डिस्चार्ज होती है कहीं, क्योंकि ऊर्जा क्षय तो होता नहीं। ऊर्जा को कहते हैं कि इसका क्षय नहीं होता है, ये रूप बदलती है खाली। हाँ, बिल्कुल ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। वो इकोसिस्टम इसलिए जिंदा है कि हर जीव, हर अजीव, हर निर्जीव, हर सजीव और निर्जीव वो एक कड़ी में गुथे हुए हैं। कोई और उतना ही वीक है, आदमी और हाथी, ये दोनों उस कड़ी के हिस्सा। चींटी भी है, वो भी उतनी ही उस कड़ी को बनाए रखने के लिए, उस चेन को जिसमें ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है किसी तरह से दूसरे स्टेप पर। तो जितना इम्पोर्टेंस, जितना महत्व एक चींटी का है, उतना ही हाथी का है, उतना ही एक आदमी का है, और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण बातें करने के लिए, और इतना सारा ज्ञान साझा करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ जगदीश मिश्र जी, जिनसे हमने बात की जलवायु परिवर्तन के बारे में, और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने हमारे साथ और आपके साथ साझा की। तो इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहे लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।